हेलो जी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कस कर रहे हैं, पीछे के क्लास में हम चैप्टर 3 तक पढ़ा चुके हैं और आज चैप्टर 4 का क्लास 1 है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो पूरा संपूर्ण पॉलिटी का अध्ययन बारीकी से करते जाएंगे। ठीक है, क्लास 12 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय चौथा में। देखिए क्या है, चौथा में है भारत के विदेश संबंध। ठीक है, अभी तक हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय में था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, है ना। उसके बाद दूसरा अध्याय में हम उसी क्रम में आगे बढ़ें, एक दलीय प्रभुत्व का दौर पढ़ें। तीसरा अध्याय में हम देखें नियोजित विकास की राजनीति। इसी क्रम में आज हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे और चौथे अध्याय में आज हम देखेंगे भारत के विदेश संबंध किस प्रकार से तय किए जाते हैं। ठीक है, विदेश संबंध होता क्या है, विदेश संबंध सबसे पहले होता क्या है वो जानेंगे। उसके बाद विदेश संबंध कैसे तय किए गए, किन परिस्थितियों में भारत में आज़ादी के बाद जो है 1947 के बाद किन परिस्थितियों में भारत के विदेश संबंध तय किया गया और किस प्रकार से वर्तमान समय के स्वरूप को उकेरा, वर्तमान समय के स्वरूप की आधारभूत संरचना प्रदान की गई थी उस समय। ठीक है, चलिए तो देखते हैं विदेश संबंध। विदेश संबंध मुख्यतः होता है दो देशों के बीच कूटनीति संबंध को दर्शाता है। ठीक है, दो देश के बीच, जैसे चीन के साथ हो गया, अमेरिका के साथ हो गया, या फिर अदर कंट्री के साथ भी, है ना, भारत के साथ जो व्यवहारिक संबंध जो स्थापित होंगे दो देश के बीच में, उसी को बोलते हैं विदेश संबंध, है ना। यह विदेश संबंध कई पक्षों में रहता है, सांस्कृतिक संबंध रहता है, व्यापारिक संबंध रहता है ना, सैनिक संबंध रहता है, तो विभिन्न पक्ष में इसको देख सकते हैं, है ना। लेकिन ऑल ओवर मिला करके यहाँ हम देखेंगे 1947 के बाद भारत का विदेश नीति जो है वो किस प्रकार से तय होता है, विदेश संबंध पर भारत का किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, अन्य देश का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव के कारण क्या भारत अपना विदेश नीति बदलता है या फिर भारत उसके कारण किस प्रकार से प्रभावित होगा, तो इस रूप में हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले जानते हैं भारत के विदेश संबंध तय करने के क्रम में समस्याएं क्या आ रही थी 1947 में। चूँकि देश हमारा उस समय आज़ाद ही हुआ था, तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा था। आंतरिक चुनौतियां तो देख ही चुके हैं हम कि आंतरिक चुनौतियां के तौर पर जैसे हम विभाजन की विभीषिका को देखें, है ना, विभाजन के तुरंत बाद हम राज्य विलय को देखें, है ना, रजवाड़ा की समस्या देखें। उसके तुरंत बाद हम तीसरा समस्या देखें राज्य पुनर्गठन का, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम फिर चौथा समस्या के रूप में हमारे सामने आता है कि एक दल का प्रभुत्व रहता है ना, लोकतंत्र स्थापना की समस्या, लोकतंत्र की स्थापना की समस्या। इसमें चुनाव आयोग के बारे में देखते हैं, चुनाव आयोग की किस प्रकार से स्थापना होती है। उसके बाद हम देखते हैं चुनाव आयोग के बाद हम देखते हैं ये विपक्ष की नीति किस प्रकार से निकल करके आती है। जैसे कांग्रेस के 15 वर्ष तक एक दल का प्रभुत्व रहता है देश में, उसके बाद उस समय विपक्ष की स्थिति क्या रहती है वो निकल करके क्या आती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक अन्य टॉपिक के रूप में हम समस्या के रूप में देखे हैं कि हमारा नियोजित विकास, है ना, मतलब भारत का जो वर्तमान समय में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर चुका है भारत, तो ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप धारण करने में ये विकास की रूपरेखा हम शुरुआत में आधारभूत संरचना के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत अपनाए थे। ठीक है, किस प्रकार के हम आधार तय किए थे विकास को लेकर के, तो ये देखें तो इतना सारा समस्या हम देख चुके हैं। भारत की आंतरिक समस्या ये तो था, भारत की ये सब आंतरिक समस्या, चाहे वो विभाजन की हो जाए, रजवाड़ा के विलय की हो जाए, पुनर्गठन की समस्या, लोकतंत्र की समस्या, चुनाव, विपक्ष की पार्टी को लेकर के, नियोजित विकास को लेकर के, कौन सी अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाना है, ये सब तो आंतरिक समस्या थी। अभी भी बाहरी समस्या भी हमको झेलना बाकी था। ठीक है, बाहरी समस्या के रूप में क्या था, अभी हाल फिलहाल में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध से अभी सभी देश निकला नहीं था। जैसे अगर जर्मनी को देखा जाए तो जर्मनी लगभग बर्बाद हो चुका था और जर्मनी पुनर्स्थापना के क्रम में बढ़ रहा था, और एक जापान के भी 2 हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर, सुंदर शहर बर्बाद हो चुके थे और वो भी पुनर्स्थापना के क्रम में बढ़ रहा था। इसी समय के दौरान उपनिवेश बनाए ब्रिटेन जो है, बहुत सारे देशों को अपने उपनिवेश के तहत शामिल किए हुए वो कुछ देशों को छोड़ रहा था, आज़ाद कर रहा था, है ना।
तो उपनिवेश से आज़ादी भी मिल रहा था इस समय देश का। इसी समय एक और समस्या आ रहा था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका और रूस में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी दोनों, कि हम बड़ा कि हम बड़ा, है ना। और दोनों एक ही तरीके का, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, है ना, उसी प्रकार का दोनों रहेगा, रूस और अमेरिका दोनों की स्थिति, यानी कि शीत युद्ध का दौर इसको बोलते हैं। ठीक है, इस समय इसको शीत युद्ध के दौर के रूप में डिफाइन किया। तो ये सारी समस्याएं चल रही थी वैश्विक स्तर पर। ठीक है, उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर निकल रहा था देश, लोकतंत्र कायम व लोक कल्याण की चुनौतियां भी हमारे सामने देश में अवेलेबल थी। ये सब जिसके बारे में हम चर्चा किए पार्ट बाई पार्ट करके, है ना, पीछे के क्लास में बात कर चुके हैं। ब्रिटिश विरासत में भी बहुत सारा विवाद दे करके गया था, जैसे तिब्बत से विवाद हमारा दे करके गया था, अफगानिस्तान से विवाद हमारा दे करके गया था, जाते जाते देश को 2 पार्ट में बांट करके गया था, वो भी एक विवाद बना करके ही चला गया था। उसके साथ ही साथ गरीबी, आंतरिक गरीबी की समस्या मुंह वाए खड़ी थी, जब हमको किस प्रकार से निपटाओगे, है ना। तो गरीबी की भी तो इस प्रकार की भारत समस्या का सामना कर रहा था, और इसी क्रम में भारत को यह भी तय करना था कि उसको विश्व स्तर पर किस प्रकार के स्वरूप प्रदान करना, है ना। वैश्विक स्तर पर अन्य देश के साथ संबंध कैसा स्थापित करना है भारत को, ये भी तय करना था, और कुछ ज़्यादा उसके लिए वक्त अब शेष नहीं बचा था। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैश्विक स्तर पर विदेश नीति, भारत की विदेश नीति वैश्विक स्तर पर कैसी थी, है ना। तो देखिए, ज़्यादातर अगर भारत की नए वैश्विक स्तर पर विदेश नीति देखा जाए, वैश्विक स्तर पर विदेश नीति की चर्चा किया गया है, तो वैश्विक स्तर पर रूस और अमेरिका 2 सबसे बड़े देश के रूप में निकल कर आए थे। ठीक है, रूस और अमेरिका। रूस जो था वो साम्यवादी शासन व्यवस्था का समर्थक था, वही दूसरी ओर अमेरिका जो था वो पूंजीवादी शासन व्यवस्था का समर्थक था। अब ये दोनों में वही श्रेष्ठता की लड़ाइयाँ चल रही थी। रूस बोलता था कि साम्यवादी व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ है, अमेरिका बोलता था पूंजीवादी व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ है। इसी क्रम में दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होगा उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है, एक कथन है कि 19वीं सदी में इंग्लैंड और फ्रांस संपूर्ण विश्व की अशांति का कारण था, और वही 20वीं सदी में रूस और अमेरिका संपूर्ण विश्व की शांति का कारण बनता। अगर इस बात की हम पुष्टि करेंगे इतिहास के अनुसार, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। इसकी पुष्टि क्लियरली इतिहास से हो जाती कि अशांति का कारण कहीं न कहीं दोनों को जिम्मेवार ठहराया जाता। आतंकवाद का जन्म शीत युद्ध है। ठीक है, ईरान, इराक, सीरिया, ये सब देश की बर्बादी का कारण क्या है, तो शीत युद्ध के कारण ही बर्बाद हुआ ये सब देश। चलिए, तो हम आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं, वो सब बहस से अच्छा है। वैश्विक स्तर पर विदेश नीति किस प्रकार का तय किया जा रहा था, तो कुछ देश जो थे वो ताकतवर देश के अनुसार नीति तय कर रहे थे अपने, मतलब रूस और अमेरिका को ध्यान में रखते हुए। इसका फायदा क्या हो रहा था उनको, कि जैसे रूस और अमेरिका से अनुदान मिल जा रहा था, उनको सहयोग मिल जा रहा था। ठीक है, अनुदान, सहयोग। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको बोलबाला भी मिलता था। इस कारण जो है वो ताकतवर देश की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा दिखता है, कुछ देश का। कुछ लोग रूस की तरफ झुक जाते हैं और कुछ देश अमेरिका की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, वही संसाधन उपलब्ध के अनुसार भी नीति तय कर रहे थे। जैसे जिस देश के पास संसाधन अत्यधिक मात्रा में था, तो कुछ देश जो है उस देश के अनुसार अपनी नीति को तय कर रहे थे। उसके बाद शीत युद्ध का प्रभाव, अभी जैसा कि हम चर्चा की, अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध का दौर चल रहा था, दोनों के बीच में श्रेष्ठता की लड़ाइयाँ चल रही थी, है ना। तो इस क्रम में लोग अपने फायदे को देखते हुए वैश्विक स्तर पर अपना नीति को निर्धारण कर रहे हैं। भारत भी इसी क्रम में आगे बढ़ता है। भारत सोचा अगर हम रूस की तरफ जाते हैं तो अमेरिका से कटुता संबंध हमारा हो जाएगा, अगर हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, यानी कि अमेरिकी व्यवस्था को अपनाते हैं, तो हमारा रूस के साथ कटुता का संबंध हो जाएगा। तो इसी क्रम में भारत सोचा था अभी कि स्वतंत्र देश हुआ है, अभी नया नया देश स्वतंत्र हुआ है, अगर हमारा विदेश संबंध अगर स्वतंत्र नहीं रह पाता है तो हम अपनी संप्रभुता धीरे धीरे खो देंगे। ठीक है, तो भारत चाह रहा था कि हमारा विदेश संबंध जो है वो स्वतंत्र है, किसी के प्रभाव में आकर हम विदेशी निर्णय न लें, किसी देश के प्रभाव में आकर हम अपना
निर्णय न बदले, किसी की तरफ झुके नहीं। तो इसी क्रम में भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है, जैसा कि पिछले अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। नियोजित विकास में भारत न ही अमेरिका की तरफ मूव करेगा और न ही रूस की तरफ, दोनों को मिला जुला रूप अपनाएगा। इसी में कभी देखेंगे झुकाव अमेरिका की तरफ भारत का हो जाएगा, कभी भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो जाएगा, कभी रूस की तरफ हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में अमेरिका की तरफ झुकाव नहीं रहता है, रूस की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है, समाजवाद की तरफ। जैसा कि नियोजित विकास की राजनीति के पिछला चैप्टर अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारत का जो बड़े बड़े सेक्टर थे जो वो सरकार अपने हाथ में कब्जा करके रखी थी, ताकि मजदूरों और गरीबों का शोषण न हो सके। ठीक है, प्राइवेट के हाथ में वो नहीं दी थी। तो ज्यादातर झुकाव देख सकते हैं तो रूस की तरफ ज्यादा था, समाजवाद की तरफ ज्यादा था। इस कारण हमारा संबंध जो है 1990 के दशक तक, 1990 क्या 2000 तक हमारे संबंध जो है 2000 ईस्वी तक अमेरिका से हमारा संबंध कटुता का रहा। ठीक है, रूस से संबंध हमारी नजदीकियां रही तब तक। तो इस प्रकार के, लेकिन भारत जो था वो स्वतंत्र नीति अपनाया था। ऐसा नहीं कि भारत का झुकाव जो है, ये कहना उचित नहीं कि भारत का झुकाव रूस की तरफ था, लेकिन अगर देखा जाए इतिहास के पन्नों को उलट करके देखा जाए तो कहीं न कहीं दिखता है कि भारत का झुकाव जो था ना वो रूस की नीति की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा दिखता है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि भारत स्वतंत्र नीति का अवलंबन करता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना करके। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाता है भारत। तो गुट निरपेक्ष की नीति क्या है ना? गुट निरपेक्ष की नीति, जैसे ना ही हम साम्यवादी गुट में शामिल होंगे, साम्यवादी गुट का प्रणेता कौन था? तो रूस था, इसके साथ नेतृत्व करता। और उसके बाद पूंजीवादी गुट का प्रणेता कौन था? तो इसका अमेरिका था। भारत सोचा अगर हम एक में भी शामिल होते हैं, या रूस में शामिल हो या अमेरिका में शामिल, तो भारत जो है बड़ी शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बन जाएगा, रूस और अमेरिका के संघर्ष का केंद्र बन जाएगा। और हालत जिस प्रकार से सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह का हुआ है, इराक वगैरह का, उसी प्रकार का हालत कहीं भारत का ना हो। भारत दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए भारत ने गुट निरपेक्ष एक नई नीति का अवलंबन किया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत की नीति जो रहेगी वो स्वतंत्र नीति रहेगी। ठीक है, भारत के विदेश संबंध किन परिस्थितियों में तय हुआ, लेकिन गुट निरपेक्ष के बाद हम देखा जाए कि भारत के विदेश संबंध आखिर किन परिस्थितियों में तय हुए, इस बातों को ध्यान में रखते हुए सेम यही बात दोहराया गया यहाँ भी कि स्वतंत्रता संग्राम में ही विदेश नीति की पृष्ठभूमि देखने को मिलता है भारत का। जैसे देखते होंगे कि जर्मनी में ये सुभाष चंद्र बोस जो है, जर्मनी के सरकार हिटलर से अच्छा संबंध बना के रखते हैं आज़ादी के समय, उससे सहयोग भी मांगते हैं। फिर वही जापान की तरफ बढ़ते हैं और जापान से भी सहयोग मांगते हैं। जापान अंततः सहयोग करता है, अंडमान निकोबार द्वीप, इधर पूर्वोत्तर के राज्य तक हमला करता है जापान। और उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो गिफ्ट भी कर देता है अंडमान निकोबार जीत करके जापान। ठीक है, तो देखा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय ही भारत का झुकाव जो है कुछ देश की तरफ था। जैसे जापान उदाहरण के रूप में हम बताएं कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्लियरली दिखता है हिटलर और जापान से थोड़ा मेल मिलाप दिखता है भारत का, है ना। फिर चूंकि भारत में ब्रिटिश था तो फ्रांस की तरफ भी भारत का झुकाव दिखता है थोड़ा, है ना। आने वाले समय में तुरंत तो नहीं दिखता है, लेकिन आने वाले समय में भारत का फ्रांस की तरफ भी झुकाव दिखता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही विदेश नीति की पृष्ठभूमि भारत में पड़ चुकी थी, है ना। एक तरफ शीत युद्ध, दूसरी तरफ परमाणु हथियार। देखिए, अब देखिए एक और परिस्थिति उत्पन्न हो चुका था कि एक तरफ शीत युद्ध का दौर चल रहा था, वही दूसरी ओर परमाणु हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। भारत को भी डर सताए हुए था भाई, है ना। भारत का पड़ोसी चीन परमाणु हथियार बना चुका था। भारत की हालत खराब हो था इस परिस्थिति में, और इसी को ध्यान में रखते हुए उसको विदेश नीति तय करना था, है ना। परमाणु हथियार की होड़ भी उसी समय मची हुई थी। अमेरिका बनाया, जापान, उधर जापान तो नहीं बनाया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब जो है परमाणु हथियार उस समय रूस वगैरह बना चुका था। चीन भी उसी क्रम में आगे बढ़ चुका था और 61 में लगभग 61 के आसपास चीन भी बना चुका था। चीन से लड़ाई होती है ना, उससे पहले ही वो बना चुका था, है ना। 62 में चीन से लड़ाई हुई, है ना, उससे पहले ही वो बना चुका था। एक तरफ शीत युद्ध और दूसरी तरफ परमाणु हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी, और उसी परिस्थिति में भारत की विदेश नीति तय हो रही थी। और उधर चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो चुकी थी, जो साम्यवादी की तरफ इसका भी झुकाव था। अब भारत को इस परिस्थिति में भारत जो है गुट निरपेक्ष नीति का अवलंबन करता है। ठीक है,
अब आते हैं इसमें, यहाँ पर ये नेहरू जी की भूमिका निकल करके सबसे स्पष्ट रूप से आती है, नेहरू जी की, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। प्रथम प्रधानमंत्री रहते हैं, और चूंकि वो मानते थे कि हमारा देश की संप्रभुता जो है ना वो सबसे मायने रखती है, विदेशी संबंध सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर विदेशी संबंध हम किसी देश के तरफ झुक करके हम तय करना शुरू करेंगे तो हमारी संप्रभुता ही समाप्त हो जाएगी, और संप्रभुता समाप्त हुआ तो आंतरिक अशांति तो है ही हमारे देश में, आंतरिक अशांति और बढ़ते चला जाएगा, आंतरिक शांति होने ही वाला नहीं। जो आंतरिक समस्या था वो तो सुलझा ही हम नहीं पाएंगे जब हम संप्रभुता ही खो देंगे, तो है ना, तो आंतरिक समस्या और बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस स्थिति में जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों का पद संभालते हैं, ठीक है। विदेश नीति तय करने में नेहरू जी की 1946 से 64 तक की बहुत ही अहम भूमिका रहती है, बहुत सूझबूझ के साथ तय करते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि इन पर कुछ इजलेम लगता है, जैसे तिब्बत को लेकर के, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इस परिस्थिति से निकालने में नेहरू जी काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं, कहीं हीरो के भूमिका के रूप में दिखाई देते हैं ये, ठीक है। बहुत सारी समस्या थी देश में जी, है ना, किसी भी कोई भी अगर इस परिस्थिति में रहता तो वो विचलित हो जाता, नेहरू जी उसे संभालते हुए आगे बढ़े हैं, ठीक है। अब इनका 3 मुख्य उद्देश्य था। पहला था देश की संप्रभुता को बचाए रखना, मतलब किसी भी देश के पक्ष में जाकर के अपना निर्णय नहीं चेंज करना, स्वतंत्र नीति का अवलंबन करना, है ना। दूसरा इनका था कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, है ना, भारत जो है अखंड भारत, इस क्षेत्र को कोई छू नहीं सकता। क्षेत्रीय अखंडता कब बना हुआ रहेगा, जब हम किसी की तरफ झुकाव नहीं रखेंगे, किसी की तरफ झुकाव रखते हैं तो लड़ाई वगैरह होगा तो हम उसके उसके पक्ष में आ सकते हैं, है ना, या फिर उसकी बातों को मानने पे हम मजबूर हो सकते हैं। और तीसरा नीति था इनका कि तेजी रफ्तार से आर्थिक विकास भी हो सके, है ना। इस तीनों बातों को ध्यान में रख करके गुटनिरपेक्ष की नीति का अवलंबन करते हैं प्रधानमंत्री नेहरू जी, है ना। हालांकि अंबेडकर जी जो थे वो झुकाव अमेरिका के हिमायती थे, तो वो पूंजीवादी की तरफ उनके झुकाव रखते थे। और वही कम्युनिस्ट पार्टी और बहुत सारे जनसंघ को देखा जाए, जनसंघ जो था वो भी अमेरिका के पूंजीवादी तरफ उसका भी झुकाव था। कम्युनिस्ट पार्टी देखा जाए तो उसका झुकाव जो दिखता है वो कहीं ना कहीं रूस की तरफ दिखता है, साम्यवादी की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां थी, कोई अमेरिका की तरफ बोल रहा था कि उसके अनुसार नीति तय किया जाए, कोई बोल रहा था रूस के ध्यान में रखते हुए नीति तय किया जाए, लेकिन नेहरू जी ने दोनों को साइड करके एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन किया कि हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, भारत गुटनिरपेक्ष, गुट से अलग है, समाजवादी और पूंजीवादी गुट, ठीक है। अब देखा जाए तो उसी समय विश्व जो है वो 2 खेमे में बटा हुआ था, 2 खेमे में बट गया था, बताए थे। इसी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो एक तरफ अमेरिका जो है वो पूंजीवादी के हिमायती बन जाता है, और वो नाटो, उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संगठन की स्थापना करेगा, ठीक है। नाटो की स्थापना उधर करेगा अमेरिका, और इधर वर्सा पैक्ट के तहत कुछ देश को अपने पक्ष में लेगा, यूएसएसआर, है ना, सोवियत संघ का निर्माण करेगा कौन, रूस, ठीक है। तो नाटो और वर्सा, यहीं से कहानी शुरू हो जाता है शीत युद्ध का, जो आप सेकेंड वाला बुक जो है ना उसमें बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना, चैप्टर नंबर 1 से। उसी क्रम में भारत जो है नॉन अलायंस मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष नीति भारत अपनाता है। गुटनिरपेक्ष नीति के तहत और भी कुछ, जैसे मिस्र के राजा इसके पक्ष में रहते हैं। अफ्रीका में बहुत सारे अभी नए नए उपनिवेश से आज़ाद हुआ देश जो है इसके पक्ष में आ जाता है। इंडोनेशिया इसके पक्ष में रहता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारा देश जो है वो गुटनिरपेक्ष की नीति के तहत शामिल हो जाता है। और भारत जो है इसका स्पष्ट उदाहरण दिखता है गुटनिरपेक्ष की नीति का। देखिए, गुटनिरपेक्ष की नीति का ऐसे तो देखा जाए तो भारत किसी की तरफ झुकाव नहीं रखता, तो इसका उदाहरण भी दिखता है कि जब ब्रिटेन जब स्वेज नहर पर हमला करता है, मिस्र बोलता है कि स्वेज नहर मेरा है, तो उस पर अधिकार करने के लिए ब्रिटेन उस पर अटैक करता है। इसका खुलकर भारत विरोध करता है संपूर्ण विश्व में, ठीक है, बिना डरे हुए कि हम उसके नीति, हम किसी के तरफ नहीं, हम स्वतंत्र हैं, जो गलत है वो गलत है। वही दूसरी ओर जब हंगरी पर सोवियत संघ हमला करता है तो इसका भी विरोध करेगा भारत, लेकिन दबे दबे स्वर में करेगा। तो यहाँ से अमेरिका और अदर कंट्री को लगता है कि भारत का झुकाव जो है वो रूस की तरफ, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा दिखता है कि जहाँ गुटनिरपेक्ष नीति भारत अपना रहा था वहाँ थोड़ा सा झुकाव रूस की तरफ। हम बताए थे ना कि कुछ समय रूस की तरफ भारत का झुकाव दिखेगा, लेकिन नीति जो रहेगा भारत का स्वतंत्र रहेगा, नहीं रूस के कहने में आएगा और नहीं अमेरिका के, ठीक है।
भाई उसके आने वाले समय में जो है एफ्रो एशिया एकता देखने को मिलता है, मतलब एशिया और अफ्रीकन कंट्री के कुछ देश जो नए नए आज़ाद हुए थे उपनिवेश से, उनकी एकता देखने को मिलता है। भारत का स्वतंत्र नीति यहाँ भी स्पष्ट रूप से दिखता है ना। भारत जो है अफ्रीका के कुछ कंट्री के साथ अच्छा संबंध बना करके रखना चाह रहा था और उसको नैम में शामिल करना चाह रहा था, नॉन अलायंस मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष नीति में। सोचा सब लोग स्ट्रांग नीति बनेगा जब हम लोग स्वतंत्र रहेंगे तो बड़े देश का प्रतिस्पर्धा का जगह नहीं देंगे उसको, है ना। दोनों लड़ने का जगह हम लोग नहीं देने वाले हैं। और एफ्रो एशिया एकता, एफ्रो का मतलब है अफ्रीका कंट्री से, ठीक है, और एशिया का मतलब एशियन कंट्री से। तो एशिया और अफ्रीका का नया नया देश जो उपनिवेश से आज़ाद हुआ था उसका संगठन कुछ दिखता है ना, उसी को बोलते हैं एफ्रो एशिया। भारत खुल करके अफ्रीका में जो काले गोरे का भेदभाव हो रहा था वहाँ भी विरोध करता है भारत, अफ्रीका वगैरह का समर्थन पाने के लिए। वहीं इंडोनेशिया में डच का शासन था तो वहाँ भी भारत खुल करके वहाँ भी विरोध करता है उसका। अंततः जो है भारत 1861 में भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और भी कुछ देश जो है मिल करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करता है ना, कि भारत कोई भी नीति, कोई भी गुट में शामिल नहीं होगा, ना ही पूंजीवादी गुट में, ना ही साम्यवादी गुट में। भारत स्वतंत्र रहेगा और भारत के साथ साथ जो नैम के जो सदस्य होंगे वो भी कोई गुट में शामिल नहीं होंगे, वो भी स्वतंत्र रहेंगे। इससे फायदा ये मिला कि ना ही अमेरिका और ना ही रूस की तरफ हमारा झुकाव रहा, ना ही उसके दबाव में रहे, ना ही उसके दबाव में, और हमारा जो विदेश नीति जो था वो अंततः स्वतंत्र विदेश नीति तय की। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इतना निकाल चुके हैं। अभी देखिए हमारे इस चैप्टर में जो वो 2 टॉपिक और देखने को मिलेगा, ठीक है। चीन के साथ हमारा संबंध किस प्रकार से का रहेगा वो देखेंगे, है ना। चीन का जो है स्टार्टिंग में हम लोग जो है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हैं तो बाय बाय कर देता है वो तिब्बत पर अटैक कर देता है, दलाई लामा आते हैं भारत में शरण मांगने के लिए। तो इन संपूर्ण घटना को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, चीन के साथ संबंध देखेंगे। फिर पाकिस्तान के साथ इस समय क्या संबंध रहता है, कि पाकिस्तान का झुकाव जो देखने को मिलता है यहाँ अमेरिका की तरफ पाकिस्तान का झुकाव दिखेगा। तो सिंपल जो है अमेरिका भारत के विरोधी स्पष्ट रूप से दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी भारत के पड़ोसी देश में और भी क्या घटनाएं हो रही थी, उसके अनुसार भारत की नीति क्या प्रभावित हो रही थी वो भी हम कुछ देखेंगे, है ना। दोनों की लड़ाइयाँ देखेंगे और उसके बाद भी इसके बाद हम 1971 के आसपास के भारत और विश्व के संबंध क्या थे, भारत का विदेश नीति क्या था वो भी हम देखेंगे। तो आगे के 2 क्लास में देखेंगे जिसमें चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध और ये इसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर, ठीक है। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही था, तो क्लास में पूरे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।